हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, जिसमें हमने क्रॉप साइंस के जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे कंप्लीट कर लिए गए हैं। तथा उसी क्रम में प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी तथा तथा प्लांट जो क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके भी जो पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो है यूनिट है तीसरा, सोयल साइंस, जो कि 15 अंकों की पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसके इस वीडियो में जो है पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक क्रॉप साइंस और प्लांट ब्रीडिंग के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप उन्हें अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है सोयल साइंस का, वो है मृदा मंडल के प्रमुख संगठक में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है वनस्पतिक समूह, जंतु समूह तथा जैविक पदार्थ। ऑप्शन बी है जैविक या अकार्बनिक पदार्थ। तीसरा है मृदा घोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आकार की दृष्टि से पेड़ों के प्रकार हैं। तो जो पेड़ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्लेटी पेड, प्रिज्मेटिक पेड और ब्लॉकी पेड। मिट्टियों के कणों को प्राकृतिक एकाकी समूह या पिंड को पेड कहते हैं, पीईडी। मिट्टियों की जुताई के कारण उनके टूटने से प्राप्त कणों या समूहों या पिंडों को क्लाउ या ढेला कहते हैं। आकार की दृष्टि से जो पेड है 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका प्लेटी पैड, दूसरा प्रिज्मेटिक पैड और तीसरा है ब्लॉकी या कोनिक पैड तथा गोलीय या दानेदार पैड। यानी जो पैड हैं वो 4 प्रकार के हैं: प्लेटी पैड, प्रिज्मेटिक पैड, ब्लॉकी पैड और गोलीय या दानेदार पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल कारक हैं। पहला है आपका जलवायु कारक, दूसरा है धरातलीय कारक, तीसरा है जैविक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। किसी भी क्षेत्र में मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप 5 कारकों द्वारा निर्धारित या नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। पहला आपका जलवायु है, दूसरा जैविक कारक, तीसरा उच्चावच या धरातलीय कारक और आपका आधार सेल या भू पदार्थ, और पांचवा है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है मृदा मंडल से पौधों का पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा है मृदा मंडल जीव मंडल में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण मार्गों के लिए बिचौलियों का कार्य करते हैं। ये भी आपका राइट है। सी है मृदा आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं निवास प्रदान करती है। ये भी आपका राइट है। मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के जैविक यौगिकों का जनन होता है। तो ये आपका रॉन्ग है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ होते हैं आपके 5 से 12%। और खनिज पदार्थ होते हैं आपके, इनका प्रतिशत होता है खनिज पदार्थों का 45%। तो इसका जो हो जाएगा 38 से 47 के बीच में, ये भी सही है। जो मृदा घोल है वो आपका होता है 25%। और वायुमंडलीय ये आपका 25% होता है। तो आपका जो डी है ये लगभग सही है। जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग है ना। ये आपका 25% होगा, 15 से 25 या आपका 15 से 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका दिया हुआ है जैविक पदार्थ हैं, ये आपके 5% होते हैं और खनिज पदार्थ आपका 45% होता है। और मृदा घोल ये आपका हो जाएगा 25%। और आपका ये वायुमंडल ये आपका 25 हो जाएगा। यानी वायु 25, जल 25, खनिज पदार्थ आपके 45% और जो जैविक पदार्थ है वो 5%। टोटल 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में मिट्टियों का प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय मिट्टी। जबकि मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टी ये भी आपका है, अंतः मंडलीय या अंतः प्रादेशिक मिट्टियों ये भी आपका है, और अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियाँ। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा 1938 में मिट्टियों की 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये हैं आपका मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टियों, और अंतः मंडलीय या अंतः प्रादेशिक मिट्टियाँ, तथा अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक है, तो आपका है ये जलद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुपजाऊ भूमि का कारण है? पहला है अल्प वर्षा, दूसरा है मृदा अपरदन, तीसरा है अत्यधिक वन आवरण, डी है खुले में शौच। तो इसका जो राइट है अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है वो है आपका मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है? पहला है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, दूसरा है अतिचराई द्वारा, तीसरा है पक्षी जनसंख्या में वृद्धि द्वारा, और डी है आपका वन रोपण द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अपरदन से यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है? तो जो यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है हिमअपरदन से। हिमअपरदन से यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है, यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु अपरदन भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है? तो जो वायु अपरदन है वो भारत के जो पश्चिम भाग हैं उनमें अधिक होता है। पश्चिम भाग जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सा अपरदन सबसे व्यापक और गंभीर प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अपरदन। भारत में जल अपरदन सबसे व्यापक और गंभीर प्रकार का है। इस अपरदन के परिणाम स्वरूप नालियों, गड्ढों आदि का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मृदा सर्वेक्षण का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोही सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण तथा विस्तृत या टोही सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मृदा सर्वेक्षण को मुख्यतः 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है टोही सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण, विस्तृत टोही सर्वेक्षण और अधिविस्तृत सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना क्षेत्र में संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोही सर्वेक्षण। योजना क्षेत्र में संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने के लिए टोही सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। योजना क्षेत्र में संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने के लिए टोही सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। यह तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी पर डाटाबेस तैयार करने के लिए किस मृदा सर्वेक्षण का सहारा लेना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदा वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। भारतीय मृदा सर्वेक्षण द्वारा 1956 में मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था। उत्पत्ति, रंग, रचना और स्थान के आधार पर इसे 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के बारे में सत्य नहीं है। पहला है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, बी है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, सी है यह योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू हुई। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके ये 3 जो हैं, ये आपके 3 ऑप्शन सही हैं, जबकि पहला ऑप्शन है आपका रॉन्ग है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान में हुई, राजस्थान के सूरतगढ़ में, और इसकी जो थीम है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सर्वेक्षण के तरीकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये शामिल किया जाता है भूमि पृष्ठ अध्ययन, भूमि का नमूना और गहराई से मिट्टी प्रोफाइल विश्लेषण और प्रयोगशाला में विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृदा संरक्षण तकनीक के अंतर्गत शामिल है? तो ये है वृक्षारोपण, स्ट्रिप खेती, जुताई का तरीका, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है? तो आपकी खुदाई अथवा जुताई, सतत कृषि, एकल कृषि, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपरदन के अंतर्गत नहीं है, जल अपरदन के अंतर्गत आता नहीं है। तो जो जल अपरदन है उसके अंतर्गत नहीं आता है पृष्ठ विसर्पण। ये आपका एक वायु अपरदन का प्रकार है। पृष्ठ विसर्पण जल अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है, यह वायु अपरदन के अंतर्गत आता है। पृष्ठ विसर्पण में अत्यधिक वेग से चलने वाली पवन के द्वारा मृदा उड़ जाती है। जल अपरदन के अंतर्गत बूंद अपरदन, परत अपरदन, नालिका अपरदन तथा नदी तट अपरदन आदि आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? पहला है आकृति के साथ अवरोधों को बनाने के लिए पत्थरों, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तथा बी है पौधों के बीच खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है। सी है मिट्टी को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग फसलें बारी बारी से उगाई जाती हैं। डी है पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे पदार्थों से ढक दी जाती है। ये आपकी मृदा संरक्षण प्रबंधन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सल्फेट में सल्फर की मात्रा। तो अमोनिया सल्फेट में जो सल्फर की मात्रा है वो होती है 24%। अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट में सल्फर की मात्रा होती है 15 से 10%। सिंगल सुपर फास्फेट में जो सल्फर की मात्रा होती है वो होती है 11.6%। पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 14 से 18 होती है। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 19% होती है। और जिप्सम में आपके 20.5, जिंक सल्फेट में 17.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। बेडरॉक की ऊपरी असंपीडित सामग्री को जाना जाता है। तो बेडरॉक होती है उसके ऊपर आपकी जो संस्तर होते हैं ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर तथा सी संस्तर। जो आपके बेडरॉक की ऊपरी संपीड़ित सामग्री को जाना जाता है तो उसे जाना जाता है रिगोलित के नाम से। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों संस्तरों को मिलाकर रिगोलित कहते हैं। तथा जो सोलम है, सोलम आप संस्तर ए प्लस संस्तर बी को मिला के सोलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। रिगोलित मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित सैलानी बेडरॉक के ऊपर असंपीडित भू पदार्थ रिगोलित कहलाता है। बेडरॉक के ऊपर ए, बी व सी संस्तरों को मिलाकर रिगोलित कहा जाता है, जबकि ए व सी संस्तर को मिलाकर सोलम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। तो इसको जो सक्रिय कारक हैं वो है आपका जलवायु व जीवमंडल। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जलवायु एवं जीवमंडल हैं। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है सक्रिय कारक। ये ऊर्जा प्रदायक हैं जो मृदा पदार्थों पर क्रिया करके मृदा निर्माण प्रक्रम के लिए प्रतिकारक पैदा करते हैं। इस वर्ग में जलवायु तथा जीवमंडल आते हैं। दूसरा है आपका निष्क्रिय कारक। इसमें है वे अवयवी पदार्थ को व्यक्त करते हैं जो मृदा निर्माण करने वाले खनिज का स्रोत, तथा इस वर्ग में पैतृक पदार्थ, भूतल रूप तथा भूमि की आयु आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो ये होता है अधिक। सी कार्बन अनुपात नाइट्रोजन, ये होता है मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण होता है पीएच परिसर, तो ये होता है आपका 4.5 से 5.5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है, ये होती है आपकी चेरोनोजम मृदा में। चेरोनोजम मृदा या काली मृदा का धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होता है, जो सुखाने पर फैलती है। विभिन्न फसलों के लिए यह मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोनॉमी के अनुसार मृदा ऑर्डर्स की संख्या है, तो ये संख्या है 12, जिसमें आपकी एल्फीसोल्स, एंडीसोल्स, एरिडोसोल्स, एंट्रीसोल्स, जेलीसोल्स, हेस्टोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, मोलिसोल्स, एक्सीसोल्स, स्पेडोसोल्स, आर्टिसोल्स और वर्टिसोल्स, ये 12 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर ये आपका लोकेटेड है देहरादून में। क्रीडा आपका हैदराबाद में है, और आपका जो कजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च ये आपका जोधपुर में है लोकेटेड, और आपके जो सेंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI ये आपका करनाल हरियाणा, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस यानी IISS ये आपका भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है, तो ये होता है 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्य होगा, तो ये होता है जो 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, 46 किलोग्राम यूरिया उपस्थित है 100 किलोग्राम यूरिया में, ठीक है। तो 100 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा 100/46, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं खनिजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे सुपर फास्फेट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक है, तो जो मॉलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक होती है वो आपकी होती है मटर में। मॉलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में बीफटेल रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं नाइट्रीकरण अवरोध हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, तो होती है ये बर्टिसोल की मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है, क्योंकि सोलगढ़ ऑर्डर के अंतर्गत कपास की काली मृदा आती है, इसका धनायन विनिमय क्षमता जलोढ़ तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा सिस्पेनिया रोस्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये होती है नाइट्रोसोमोनास द्वारा। अमोनिया में नाइट्रेट का रूपांतरण नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रेट आयन का पौधों द्वारा सीधा उपयोग होता है, यह क्रिया ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में सुपोषी नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 40, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है, तो ये आपका है सुलभ नाइट्रोजन। भूमि में जीवांश पदार्थ सुलभ नाइट्रोजन की उपलब्धता का सूचक है। जीवांश कार्बन का सीधा संबंध नाइट्रोजन तत्व से रहता है। जिस मृदा में जीवांश कार्बन अच्छी मात्रा में पाया जाता है उसमें फसलों को नाइट्रोजन देने की आवश्यकता कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता या ग्लानिता बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा होती है, तो ये होती है 10%। दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता या ग्लानिता बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र
ग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं ये आपके हैं 20। सेल्फ फास्फेट का सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लवणीय मृदा में, ऑप्शन बी है क्षारीय मृदा में, ऑप्शन सी है चूनेदार मृदा में, ऑप्शन डी है अम्लीय मृदा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट में लगभग पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट में जो पाया जाता है 21% नाइट्रोजन पाई जाती है अमोनियम सल्फेट में, और इसमें जो सल्फ़र है वो 24% पाया जाता है और 21% नाइट्रोजन पाई जाती है अमोनियम सल्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा से तात्पर्य है। तो ये है कवक जड़ समागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदा में अधिकता होती है। तो इसमें अधिकता होती है मांटमोरिलोनाइट की। अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदा में मांटमोरिलोनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर मृदाओं के धनायन विनिमय क्षमता। तो ये पीएच के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फास्फेटीय उर्वरकों का उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो ये कूड़ों के नीचे डालने से अधिक बेनिफिट मिलता है। फास्फेटीय उर्वरकों को कूड़ों के नीचे डालने पर उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। फास्फोरस व पोटास उर्वरकों को कूड़ों के नीचे देने से इसका स्थिरीकरण अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना। तो जो सर्वाधिक रंध्र होते हैं वो होते हैं मृदुकण। सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना मृदुकण यानी क्रम्ब या कणिकाकार है, जबकि कण विशेषतः रंध्रयुक्त होते हैं। सैंडी सॉइल की अपेक्षा क्ले सॉइल में क्रम्ब का निर्माण ज़्यादा होता है। यह मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ह्यूमस एक वह भाग है जो किसी अम्ल या क्षार में विलय ना हो। इसे कहते हैं ह्यूमिक। ह्यूम का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय ना हो उसे ह्यूमिन कहते हैं। ह्यूमिन एसिड जो क्षार में घुलनशील हो, और फॉल्विक एसिड जो अम्ल व क्षार दोनों में घुलनशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है ओजोन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होता है। इसका मतलब है जैव मात्रा के अवशेष, फसल जैव मात्रा के अवशेष यानी अवशेष दहन के समय कौन सी गैस जो है मुक्त होती है। तो आपकी जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मुक्त होती है, मीथेन भी, ओजोन भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत। हाइड्रोजन सल्फाइड है ये प्रदूषक होता है आपका सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीव्र दुर्गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल ब्रेक डाउन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका चांदी की पन्नी, जबकि ऊन की चटाई है, चमड़े का थैला है, जूट की टोकरी है, ये सभी आपकी जैव निम्नीकरणीय है, जबकि पॉलीथीन, चांदी की पन्नी आदि जैव निम्नकरणीय नहीं है। इनमें निम्नकरणीय में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो जो जैव निम्नीकरण है वो आपका रबर है, ठीक है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये जैव निम्नीकरण नहीं हो सकते। प्राकृतिक रबर जैव निम्नीकरण है, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन व पारा जैव निम्नीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक निम्नकरणीय यानी डिग्रेडेबल प्रदूषक है। डिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसमें पूछ रहा है निम्नकरणीय प्रदूषक है, तो वो हो जाएगा घरेलू वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीवीसी यानी प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटकों वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसे जीवन भर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो ये आपका हो जाएगा सीवेज, जबकि प्लास्टिक है, आपका एस्बेस्टस है, पॉलीथीन है, ये जैव अपघटनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? तो ये होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा फ्लोराइड। नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड प्रदूषक उत्तरदायी है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इस रोग में दोनों पैरों की हड्डियां विकृत होकर टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे दोनों घुटनों में काफ़ी अंतर रहता है। ये आज के 60 क्वेश्चन थे। अब इसी क्रम में जो आगे के PYQ क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन्हें दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक जितने क्वेश्चन PYQ के कराए जा चुके हैं क्राफ्ट साइंस से हों या वो प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो उसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।